जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे शेख हसीना को देश निकाला भ्रष्टाचार मामले में बरी और अब अमेरिका का मिला टिकट। जी हां, आखिर क्यों हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खालिदा जिया की लग गई लॉटरी या लगाई गई लॉटरी, बताएंगे। साथ ही साथ इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक और याचिका दायर कट्टरपंथी संगठन ने बताया इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जी हाँ, तो वहीं चीन में कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद देश विदेश से आ रहे हैं रिएक्शन, भड़क गई है अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन। तो वहीं भारत में गिरिराज सिंह ने भी बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार को घेरा है। वहीं वीएचपी ने भी उठा दी है मांग। तो वहीं पीटीआई ने सबसे बड़ा दावा किया है कि पुलिस ने सैकड़ों इमरान समर्थकों को गोली मारी है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे महाराष्ट्र में भाजपा का बनेगा सीएम और 2 होंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है दोस्तों। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सजेगा ताज या फिर सरप्राइज करेगी बीजेपी, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा लेने के लिए अवश्य कर ले ये काम, नहीं तो अटक जाएगी आपकी असली किस्त। तो सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां शेख हसीना को देश निकाला भ्रष्टाचार मामले में बरी और अब अमेरिका का टिकट। दोस्तों, खालिदा जिया की कैसे अचानक लगी लॉटरी, बता दे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया अपने वीजा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बुधवार को अमेरिकी दूतावास पहुंची। मीडिया ने खबर दी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया विदेश जाने के लिए सारे जरूरी इंतजाम कर लिए हैं, यानी वो अमेरिका जाने वाली है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस के सरकार में आने के बाद जितने भी भारत विरोधी नेता थे, जितने भी शेख हसीना का अपोजिशन था, वो अब लगातार जागता जा रहा है और मोहम्मद यूनुस सबकी मदद करते जा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि खालिदा जिया जो है वो तुरंत चुनाव करवाने की मांग कर रही है। उनकी पार्टी चाहती है कि तुरंत ही बांग्लादेश में चुनाव हो। ऐसे में अंतरिम सरकार में बैठे मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि चुनाव के बाद इनकी सरकार गिर जाएगी और खालिदा जिया या फिर किसी की भी पार्टी सरकार में आ सकती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी खो देंगे और ऐसे में वो कुर्सी खोना नहीं चाहते, इसीलिए जो भी खालिदा जिया की पार्टी डिमांड कर रही है उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार ही क्यों ना हो, एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे इस मुद्दे पर। वहीं इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक और याचिका दायर कर ली गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन करार दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा देता है। ये याचिका तब दायर की गई है जब देश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चिन्मय को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पर भड़कती दिखाई दी है अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन। उन्होंने एक्स पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार को अब विश्व नेताओं को गंभीरता से संबोधित करना चाहिए। मैरी मिलबेन ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए एक्स पर लिखा कि चिन्मय कृष्ण दास की कैद और बांग्लादेश में चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमलों को विश्व नेताओं को संबोधित करना चाहिए। हमें धार्मिक स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर सभी आस्था रखने वाले लोगों की सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। तो उधर गिरिराज सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, कट्टरपंथियों के चंगुल में है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बुधवार को अपनी आवाज मुखर की और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से पता चलता है कि उस देश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में है। उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने को कहा। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले मानवता के खिलाफ हैं। भाजपा ने हालांकि इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि वो इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय द्वारा अपनाए गए उचित रुख के साथ खड़ी है। भारत ने बांग्लादेश में दास को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें जमानत न दिए जाने पर अब मंगलवार को गहरी चिंता जताई थी और बांग्लादेशी प्राधिकारियों से हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। जी हाँ, उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर मांग उठा दी। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने बांग्लादेश में हो रहे इस धार्मिक उत्पीड़न
पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है और हिंदू समुदाय पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके पीछे साजिशों का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश की पुलिस, सेना और आतंकवादी ताकतें शामिल हैं। उन्होंने कहा यह चुनौती केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के नागरिक समाज के लिए है, उन सभी के लिए जो धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी एक चुनौती है। तो वहीं बता दें, इस मुद्दे पर बांग्लादेश के हालात की बंगाल से कैसी गूंज निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत के रुख पर टीएमसी ने क्या कह दिया और शुभेंदु भी एक्शन में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, भारत का स्टेट है, बॉर्डर क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर भाजपा और तृणमूल दोनों ने अपने अपने रुख साफ कर दिए हैं। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये विदेशी मामला है। हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर जो भी रुख अपनाएगी, तृणमूल उसका समर्थन करेगी। वहीं आपको बता दें, एक समय था जब बांग्लादेश के हिंदुओं की जो संख्या हुआ करती थी 1971 में 20% की आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब मात्र 8% ही हिंदू समुदाय बचा है बांग्लादेश में। यानी आने वाले समय में यही स्थिति रही तो पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस सीरियस मुद्दे पर आपकी राय क्या होने वाली है, हमें अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और मानते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा से हिंदुओं पर अत्याचार करने से पहले सोचे 100 बार। तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बड़ा दावा किया कि पुलिस ने सैकड़ों इमरान खान के समर्थकों को गोली मारी है। जी हां, पाकिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर विराम लग गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। हालांकि इस दौरान काफी बवाल मचा, जगह जगह आगजनी और पथराव किया गया। हालात को देखकर सेना ने मोर्चा संभाला। इस बीच पीटीआई ने आरोप लगाया है कि सरकार की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। इमरान खान के सहयोगियों का कहना है कि इस्लामाबाद में रात भर सेना की कार्रवाई में पीटीआई समर्थकों को गोली मारी गई है, जिसमें वो लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं शहर के पुलिस प्रमुख ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लगभग 1000 समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उनकी रिहाई की मांग को लेकर इस सप्ताह राजधानी में धावा बोल दिया है। इन प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान की पुलिस ने कैसे भगाया दोस्तों, उसकी एक वीडियो निकलकर सामने आई है जो काफी वायरल हो गया है। कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ था ये पीटीआई समर्थक और कंटेनर पर चढ़कर पढ़ने लगा था, नमाज पढ़ ही रहा था कि पाकिस्तान की सेना ने दे दिया वहीं से धक्का। जी हाँ, वीडियो में एक शख्स समर्थकों को रोकने के लिए लगाए गए कंटेनरों पर चढ़कर नमाज पढ़ रहा था, जब सेना के एक जवान ने उस शख्स को कंटेनर के ऊपर से ही धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जी हाँ, जिसके बाद फिर एक बार बवाल देखने को मिली है पाकिस्तान में। अगली खबर बता दें, राजनीतिक संरक्षण के कारण बढ़ रहा खालिस्तानी उग्रवाद, भारत से बिगड़े रिश्तों पर भड़के कनाडाई सांसद। दोस्तों, भारत और कनाडा के बिगड़ते राजनयिक संबंधों के बीच कनाडा की सांसद ने ट्रूडो सरकार को आईना दिखाया है। सांसद आर्य ने दोनों देशों के बीच हुए हालिया राजनयिक विवाद पर कहा कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद की निरंतरता का सबसे बड़ा कारण इन चरमपंथियों को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण है। तो वहीं आपको बता दें, चीन पर नकेल कसने को अमेरिका हुआ तैयार, गुआम में तैनात कर दी परमाणु पनडुब्बी, टेंशन में आया PLA। दोस्तों, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही चीन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका ने गुआम में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक पनडुब्बी को तैनात किया है। ये अपनी क्लास की पहली पनडुब्बी है जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण गुआम नेवल बेस पर तैनात हुई है। इसे चीन के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच अमेरिका की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से हवाई में तैनात वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी USS मिनीसोटा मंगलवार को अपने नए होम पोर्ट गुआम पहुंची। से अमेरिकी नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना बलों के लिए अपनी रणनीतिक ले डाउन योजना के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं बता दें, 17 इलाके, 188 ड्रोन और तबाही, रशिया के विध्वंसक हमलों से धधक उठा यूक्रेन। दोस्तों, रशिया के ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। रशिया ने आधी रात को यूक्रेन पर ड्रोन से बहुत बड़ा हमला बोला। यूक्रेन के 17 इलाकों को निशाना बनाकर करीब 188 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स का दावा है कि रशिया के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। रूस ने बीती रात पोर्ट सिटी ओडेसा से लेकर खार्किव पर ड्रोन के कई हमले किए। ज्यादातर हमले यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटी पर किए गए। रशिया के ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रशिया के हमलों से
से बौखलाए यूक्रेन ने बश्कीरिया पर विध्वंसक हमले किए। सलाव शहर में यूक्रेन ने रशिया के तेल और गैस प्लांट को सुसाइड ड्रोन के निशाना बनाया। रूसी शहर पर यूक्रेन से 1200 किलोमीटर दूर से हमलों का अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने रशिया को बशकोर्तोस्तान में बीती रात ड्रोन से बड़े हमले की कोशिश की। रूसी आर्मी का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन जैसे ही ऑयल रिफाइनरी के ऊपर पहुंचे, रूसी डिफेंस सिस्टम ने जवाबी हमला किया। यूक्रेनी अटैक को नाकाम करने का दावा है। वहीं बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दे दी बहुत बड़ी सलाह। कह दिया रशिया के खिलाफ यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए इस उम्र के युवाओं को करे सेना में भर्ती। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वो अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए 18 साल की उम्र से युवाओं की भर्ती शुरू करे। अभी यूक्रेन में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसे कम किया जाए ताकि रशिया के खिलाफ युद्ध में अधिक लोग सेना में शामिल हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बता दिया है कि यूक्रेन को युद्ध में बने रहने के लिए और अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। वहीं बता दें, तुर्की के खलीफा एर्दोगन से इजराइल की गुहार क्या मानेगा हमास। कहा प्लीज बंधकों को छुड़ाने में हमारी मदद करे। दरअसल क्या है खबर बता दें, इजराइल ने हमास के कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए तुर्की से गुहार लगाई है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में हमास के साथ संभावित बंधक सौदे के लिए मध्यस्थता के प्रयासों में तुर्की मदद कर सकता है। इस खुलासे के एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान में संघर्ष विराम के संबंध में मंगलवार को अपने भाषण में कहा था कि आने वाले दिनों में अमेरिका गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए तुर्की, मिस्र, कतर, इजराइल और अन्य देशों के साथ प्रयास करेगा। वहीं बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर से क्यों खुश हुआ हमास, नेतन्याहू को कर दिया ऑफर और सुर भी बदले गए। बता दें, जैसा कि आपको मालूम है, इजराइल का लेबनान आतंकियों के साथ युद्ध विराम लागू हो गया है। अगले 60 दिनों तक दोनों ओर से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। समझौते के मुताबिक किसी भी पक्ष के शर्तों के उल्लंघन पर दूसरे को कुछ भी करने की छूट है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर ने गाजा के हमास आतंकियों के लिए नई आस जगा दी है। भले ही युद्ध के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने अब हमास का साथ छोड़ दिया, लेकिन हमास को लगता है कि ये उसके लिए फायदेमंद ही होगा। हमास ने बुधवार को कहा कि वो भी इजराइल के साथ युद्ध विराम को तैयार है। हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध विराम गाजा में नरसंहार को समाप्त करने के लिए रास्ते खोलेगा। यानी कि संघर्ष विराम के बाद अब वापस घर लौटते दिखाई दे रहे हैं लेबनानी नागरिक। जी हाँ, और खुशी भी जाहिर की है इन्होंने। तो वहीं नेतन्याहू के बाद अब इस देश के शासक की बढ़ सकती है मुश्किलें। आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी का मुख्य अभियोजक करीम खान ने बुधवार को जजों से म्यांमार के सैन्य शासक मिन ओंग लेंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। आईसीसी से ये मांग म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अपराधों का हवाला देते हुए की गई। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं बता दें, C-390 विमान खरीद कर ब्राजील को LCA तेजस और आकाश मिसाइल बेच पाएगा भारत की नहीं। अरबों डॉलर की डील पर है नजर। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाने की चाहत लिए भारतीय डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर रिपोर्ट है कि ब्राजील से परिवहन विमान C-390 खरीदने और लड़ाकू जेट LCA तेजस बेचने को लेकर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर भारतीय वायुसेना को अपना C-390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेचकर भारत के साथ बहुत बड़ी डील करना चाह रहा है। और यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि ब्राजील अपनी वायुसेना के लिए भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस खरीदने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, दोनों देश डिफेंस सेक्टर में बड़ी छलांग लगा रहे हैं। जिंदल डिफेंस के साथ ब्राजील की टॉरस आर्मर्स का सहयोग बढ़ते डिफेंस रिलेशन में एक बड़ा उदाहरण है। वहीं आपको बता दें, कश्मीर छोड़ो काम की बात करो, बेलारूस के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को कर दी फजीहत। ये कहते हुए दरअसल इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब कश्मीर मुद्दे पर शरीफ को साफ जवाब मिला। 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान आए लुकाशेंको ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने नहीं आए हैं। जब शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो लुकाशेंको ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं यहाँ केवल व्यवसाय और द्विपक्षीय सहयोग पर बात करने के लिए आया हूँ, ना कि कश्मीर मुद्दे पर बात करने। इस परिस्थिति ने न सिर्फ शरीफ की स्थिति असहज कर दी, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति के स्पष्ट रुख ने पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों पर भी सवाल खड़े कर दिए। बेलारूस के राष्ट्रपति का यह बयान पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया, खासकर तब जब शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी गर्मजोशी दिखाई। लेकिन बेलारूस ने क्लियर और करारा जवाब दे दिया कि मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करने आया हूँ, ट्रेड
की व्यापार की बात करने आया हूँ, ना कि तुम्हारे आंतरिक मामलों कश्मीर मुद्दे पर बात। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर बता दें, नामीबिया से बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग जारी, आखिर क्यों ऐतिहासिक होंगे ने ये नतीजे बता दें। अफ्रीकी देश नामीबिया में बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वोट डालने के लिए लोग रात से ही लाइन में लग गए थे। इन चुनावों में कुल 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ स्वापो पार्टी के उम्मीदवार नेटम्बो नंदी नदेतवा और विपक्षी उम्मीदवार पंडू लेनी इटवावा के बीच है। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 साल बाद देश में चुनाव में काफी करीबी होने की उम्मीद है। कई जानकारों का मानना है कि देश की आजादी के बाद से सत्ता में रही स्वापो पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार 1.4 मिलियन लोग मतदान के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो वहीं आपको बता दें, बेहतर जिंदगी की जगह मिली मौत, मैक्सिको में घुसने की कोशिश, भारतीयों समेत 6 की गई जान। जी हां, मैक्सिको में घुसने का प्रयास कर रहे 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मैक्सिको सेना की गोलीबारी में मौत हो गई। ग्वाटेमाला सीमा के पास भारतीयों सहित अन्य देशों के प्रवासियों को लेकर जा रहे एक ट्रक पर मैक्सिकन सेना ने गोली चला दी, जिससे 6 प्रवासियों की मौत हो गई। यानी बेहतर जिंदगी जीने की विचार रखकर इलीगली मैक्सिको में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां इनकी जानें चली गई हैं। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी अरब में बारिश के लिए होगी विशेष नमाज। किंग सलमान ने लोगों से की अपील, कहा अल्लाह से दुआ मांगे। के शासक किंग सलमान ने लोगों से बारिश की नमाज इस्तिस्का पढ़ने और दुआ करने के लिए कहा। किंग सलमान ने सऊदी अरब के लोगों से अपील किया कि गुरुवार को सभी बारिश के लिए नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि किंग सलमान ने पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये दुआ पैगंबर की सुन्नत है, ऐसे में जो भी दुआ कर सकता है उसे जरूर करनी चाहिए। वहीं बता दें, भारत के इस मिसाइल से थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान जैसे देश, जल्द हो सकता है परीक्षण। दोस्तों, भारत कल से लेकर 30 नवंबर के बीच में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके लिए भारत ने नोटाम जारी किया है, जिसमें 3490 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी गई है। यह मिसाइल टेस्ट विशाखापत्तनम में बंगाल की खाड़ी के पास किया जाएगा। यह किस तरह की मिसाइल होगी, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की संभावना है कि यह मिसाइल K4 या K5 जैसी हो सकती है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, सूत्रों से बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र में भाजपा का बनेगा सीएम और 2 होंगे डिप्टी सीएम। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव के बाद नई महायुति सरकार में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का फैसला उन्हें मंजूर है, जिसके बाद खबर आई है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र की नई महायुति सरकार में भाजपा का सीएम होगा और 2 उप मुख्यमंत्री शिवसेना और एनसीपी से होगा। यानी महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से एक नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों, हालांकि ये तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा, लेकिन सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को ही सौंपी जाएगी या फिर इसको लेकर किसी और को सौंपा जाएगा, ये बयान नहीं आया है। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सजेगा ताज या फिर कुछ और सरप्राइज देगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, 2 साल पहले देवेंद्र फडणवीस के बलिदान की वजह से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री के लिए सीएम की कुर्सी से दावा छोड़ेंगे, इस पर सबकी नजर थी, क्योंकि जीत के बाद एकनाथ शिंदे के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार दावा ठोक रहे थे। इसको देखते हुए लग रहा था कि एकनाथ शिंदे को मनाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, लेकिन शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। वहीं बता दें, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन बृहस्पतिवार यानी आज झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। रांची के मोहराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बृहस्पतिवार की शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भाजपा के गमलियाबल हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की है। तो वहीं अगली खबर बता दें, अजमेर शरीफ पर अदालती नोटिस जारी हुआ तो पीएम पर भड़के ओवैसी, कह दिया कई राजा महाराजा आए और चले गए। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया, जिससे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है और कहा है कि यह बहुत ही अफसोसजनक बात है कि
हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री चुपचाप ये सब देख रहे हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी आर्य भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया अकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और लोग जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर भड़कते दिखाई दिए हैं ओवैसी। अगली खबर बता दें, इस सत्र में नहीं पास होगा वक्फ संशोधन बिल, अगले सत्र तक बढ़ेगा संसदीय समिति का कार्यकाल। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक बढ़ सकता है। आज हुई जेपीसी की बैठक के दौरान यानी कल कमेटी के सदस्यों की तरफ से अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के पास ये सुझाव रखा गया कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस मामले में कई स्टेक होल्डर से मुलाकात और बातचीत बाकी है। जी हाँ, वहीं बता दें, लोकसभा चुनाव वाला फार्मूला अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली चुनाव को लेकर हर सीट पर 3 संभावित नाम किए गए हैं तय। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार सितंबर से ही योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए संभावित 3 प्रत्याशियों के नाम भी पहले से छांट लिए हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी से मात खा चुकी बीजेपी अब की बार लोकसभा चुनावों में जीत के मंत्र वाले फार्मूले पर चलने की कोशिश में है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से भाजपा लगातार दिल्ली की 7 सीटें जीत रही है। दोस्तों वहीं बता दें, संबित पात्रा का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा राहुल गांधी को बदलें ईवीएम को नहीं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से नहीं बल्कि इसके नेतृत्व के खराब प्रबंधन की वजह से करारी हार मिली और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो वोटिंग मशीन की जगह राहुल गांधी को बदलने पर विचार करें। तो वहीं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में प्रतापगढ़ विधायक राजा भैया हिंदू और संभल हिंसा पर दिया बड़ा बयान। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समेत कई नामी लोग शामिल हुए। राजा भैया ने संभल हिंसा पर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वहां की स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। तो वहीं राजा भैया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की चिंता जताई और सभी हिंदुओं को जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। सनातन हिंदू पदयात्रा 21 से 29 नवंबर तक चलेगी और ये यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। रघुराज प्रताप सिंह ने कुंभ 2025 में धीरेन्द्र शास्त्री को आने का न्योता दिया और उनकी तारीफ भी की। तो दोस्तों वहीं बता दें, पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए आवश्यकता है इस काम की, नहीं की तो अटक जाएगी आपकी अगली किस्त। दरअसल यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान भाई ने ई-केवाईसी करवाई हो। यदि वे ऐसा नहीं करवाते तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।